नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई। पहली खबर अदानी पोर्ट्स को लेकर है, जो कि लगातार विदेश में विस्तार कर रही है। अदानी पोर्ट्स ने एबट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग सिंगापुर को खरीद लिया है। कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग से ये अधिग्रहण किया गया है। और आपको बता दें कि नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी NQXT को ऑपरेट करने वाली कंपनी यही एबट पॉइंट है, जिसका अधिग्रहण इस कंपनी की ओर से किया गया है। NQXT की 50 MTPA की क्षमता है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करीब 400 करोड़ डॉलर में ये जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसमें यह सौदा तय होता हुआ नजर आया है। कंपनी की ओर से चौथा अंतर्राष्ट्रीय एसेट है जिसका अधिग्रहण किया गया है। 21 अप्रैल को अदानी पोर्ट्स का शेयर 1209.40 तक लुढ़कने के बाद करीब 1.25% गिरकर 1243.40 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 24 अप्रैल को भी दो खबरें थी। पहली ये कि विदेशी लोन के जरिए इस ग्रुप की 750 करोड़ डॉलर या 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाने की योजना है, जो कि एयरपोर्ट सब्सिडरी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के लिए जुटाई जा रही है। एक महीने के अंदर अगर ऐसा हुआ तो ग्रुप की ओर से दूसरी बार विदेशी फंड जुटाने की जो योजना है वो सफल होती हुई नजर आएगी। अदानी ग्रीन की सब्सिडरी ने साथ ही खबर ये भी थी कि UPPCL के साथ एक PPA यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। UPPL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट से 1250 मेगावाट सप्लाई के लिए करार किया गया, जिसके बाद 24 अप्रैल को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 2% की तेजी देखने को मिली, पर अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में आधा % की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दिग्गज FMCG कंपनी ITC ने एक और ब्रांड का अधिग्रहण किया है। दरअसल इस कंपनी ने ऑर्गेनिक FMCG ब्रांड 24 मंत्रा ऑर्गेनिक का अधिग्रहण किया है। 472.5 करोड़ में ये सौदा तय हुआ है दोनों कंपनियों के बीच में, और ये सौदा Q1 FY26 यानी कि मौजूदा तिमाही में ही पूरा होने की अनुमान लगाया जा रहा है। डील से ऑर्गेनिक फूड मार्केट में इस कंपनी की जो स्थिति है, जो प्रेजेंस है, वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। 21 अप्रैल को जब ये खबर आई तो ITC के शेयर में 429.10 का हाई छूने के बाद 1% नीचे 422.95 पर कारोबार का अंत हुआ। कोल इंडिया को लेकर इस हफ्ते दो खबरें थी और ये कंपनी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है। दरअसल इस कंपनी की सब्सिडरी SECL ने TMC मिनरल रिसोर्सेज के साथ एक करार किया है। 7040 करोड़ में पेस्ट फिलिंग टेक्निक से बड़े पैमाने पर कोल माइनिंग करने के लिए करार किया गया है, जिसके बाद 21 अप्रैल को कोल इंडिया के शेयर में 395.65 का लो लगाने के बाद करीब आधा % ऊपर 400.70 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरी खबर 22 अप्रैल को आई थी और ये थी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी DVC के साथ इस कंपनी ने एक MOU साइन किया है। झारखंड में 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने के लिए ये करार किया गया है, जिसके बाद 22 अप्रैल को हमने देखा कोल इंडिया के शेयर ने 405.80 का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 399.40 के स्तर पर देखने को मिली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एटर्नल, जिसे हम पहले जोमेटो के नाम से जानते थे, इस कंपनी का क्विक कॉमर्स ग्रोथ के ऊपर पूरा फोकस है। दरअसल इस कंपनी ने विदेशी शेयर होल्डिंग पर 49.5% का कैप लगाने का प्रस्ताव रखा है और इस कदम के पीछे क्विक कॉमर्स ग्रोथ अनलॉक करने की कंपनी की मंशा है। 22 अप्रैल को खबर थी कि इस खबर के चलते गोल्डमैन सैक्स की ओर से एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बाई रेटिंग को बरकरार रखा और स्टॉक के लिए 310 रुपये का टारगेट दिया। वो इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि वित्त वर्ष 2030 यानी FY30 तक ब्लिंकिट के EBITDA में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और शेयर की वैल्यू में भी 35 रुपये का इजाफा देखने को मिल सकता है। 24 अप्रैल को खबर थी कि फूड डिलीवरी बिजनेस के CEO राकेश रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के साथ अलग रोल में वो बने रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मई 2023 में वो कंपनी के साथ CEO के पद पर जुड़े थे। 24 अप्रैल को एटर्नल के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 236.80 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। NSE के IPO पर लगातार अपडेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से BSE का शेयर इस हफ्ते फोकस में रहा। दरअसल अपडेट ये आ रहा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की इंटरनल कमेटी NSE के IPO पे प्रस्ताव पर विचार करेगी। रेगुलेटर की चिंताओं पर NSE के जो जवाब हैं वो इस कंपनी की ओर से एक्सेस किए जाएंगे और 28 मार्च को आपको बता दें कि NSE ने IPO से जुड़ी अर्जी को दाखिल किया था। NSE ने IPO से जुड़ी अर्जी में
एनएससी जारी करने की जो मांग है वो सेबी के सामने रखी थी। FY25 में एनएससी ने खबर ये भी थी कि 84 लाख नए डीमैट खाते खोले हैं। 21 अप्रैल को बीएसई के शेयर में दोनों खबरों के चलते 6% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कारोबार की समाप्ति हुई और दिन के दौरान इस शेयर ने 6,313 रुपये का ऑल टाइम हाई लेवल भी छुआ था। अगली खबर विंड टर्बाइंस बनाने वाली कंपनियों को लेकर है, जो कि सुजलॉन और आइनॉक्स विंड है। दरअसल सरकार की कंपोनेंट्स की लोकल सोर्सिंग को अनिवार्य करने की मंशा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक विंड टर्बाइन मॉडल के लिए RLMM के लिए जारी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर की जो लिस्ट है उसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अहम कंपोनेंट्स होते हैं उसकी लोकल सोर्सिंग को अनिवार्य करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विंड टर्बाइन उत्पादन में घरेलू सामान के इस्तेमाल को की सरकार की मंशा है और इसको सरकार इनफैक्ट बढ़ाना चाहती है, जिस वजह से हमने देखा 21 अप्रैल को सुजलॉन ने 61 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया और 9.5% की मजबूती के साथ स्टॉक बंद हुआ। वहीं आइनॉक्स विंड ने 172 रुपये 87 पैसे का हाई टच किया और करीब 3% की मजबूती लेकर 167 रुपये 48 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। HDFC बैंक देश की टॉप 3 कंपनियों में शामिल हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि 22 अप्रैल को इस शेयर ने 1970 रुपये 60 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और इस तरह इस बैंक का जो मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ रुपए के पार निकलता हुआ दिखा है। आपको बता दें कि 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली ये देश की तीसरी कंपनी है। इससे पहले RIL और TCS के पास ये मुकाम हासिल है। 22 अप्रैल को HDFC बैंक के शेयर में करीब 2.25% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर गंदार ऑयल रिफाइनरी को लेकर है और ये कंपनी बड़े विस्तार की तैयारी में है। दरअसल इस कंपनी ने JNPA यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है, जिसके मुताबिक वाधवन टर्मिनल में इस कंपनी की भागीदारी लेने की योजना है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको बता दें 1000 करोड़ रुपए के आसपास की है और ये प्रोजेक्ट 2030 तक बनकर पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 22 अप्रैल को गंदार ऑयल रिफाइनरी के शेयर में करीब 5% की मजबूती के साथ 158 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इस हफ्ते वर्लपूल ऑफ इंडिया का शेयर भी फोकस में था, क्योंकि पेरेंट कंपनी वर्लपूल कॉर्प ने गोल्डमैन सैक्स को नियुक्त किया है और घरेलू सब्सिडरी कंपनी में जो बाकी बची हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए नियुक्ति की गई है। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की ओर से ये हिस्सा बिक्री की योजना है और 30 जनवरी को आपको हमने बताया भी था कि इस कंपनी ने हिस्सा घटाकर 20% करने की अपनी जो मंशा है उसको लेकर घोषणा की थी। 2025 के मध्य या फिर 2025 के एंड तक एक या उससे ज़्यादा चरणों में ये जो हिस्सा बिक्री है वो संभव है और इसी को लेकर वर्लपूल ऑफ इंडिया का शेयर इस हफ्ते फोकस भी रहा। 22 अप्रैल को वर्लपूल के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1110 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी ने इस हफ्ते दरों में कटौती की है, जिसके बाद ये शेयर फोकस में रहा। उसमें उत्साह भी देखने को मिला। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है पेटीएम मनी करके, जिसने दरों में कटौती की है। पे लेटर यानी कि MTF पर ब्याज दरों और उसके साथ साथ ब्रोकरेज में इस कंपनी ने कमी की घोषणा की है। निवेशकों के लिए अफोर्डेबिलिटी और पहुंच को बढ़ावा देने यानी कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कंपनी की ओर से कदम उठाएगा, जिसको बाजार ने पसंद भी किया। 22 अप्रैल को पेटीएम का शेयर 902 रुपये 40 पैसे तक उछल गया था, लेकिन बाद में कारोबार की क्लोजिंग 1/4% ऊपर 879 रुपये 55 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते भारतीय एयरटेल का शेयर भी फोकस में था, क्योंकि अदानी ने अपना जो स्पेक्ट्रम है वो भारती ग्रुप को ट्रांसफर करने की घोषणा की है। इस कंपनी यानी कि भारतीय एयरटेल और इसकी सब्सिडरी कंपनी भारती हेक्साकॉम ने अदानी डेटा नेटवर्क्स के साथ एक करार किया है। 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इस्तेमाल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, क्योंकि अदानी के पास कुल 6 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम मौजूद है, जिसमें गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। और इस स्पेक्ट्रम को जो कि कंपनी को 2022 में मिला था, वो अब स्पेक्ट्रम भारती ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। 23 अप्रैल को भारतीय हेक्साकॉम के शेयर ने 1698 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार का अंत सारी बढ़त गवाकर 1640 रुपये के स्तर पर हुआ। वहीं भारतीय एयरटेल के शेयर में करीब 1% और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में मामूली बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टेलीकॉम की बात चली है तो वोडाफोन आइडिया भी इस हफ्ते खबरों में था और इसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वो भी टेलीकॉम मंत्री से सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी में सरकार की और हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कंपनी को अपना जो बकाया है उसे चुकाना ही होगा। कंपनी को PSU कंपनी नहीं बनाना चाहती है सरकार, इसी वजह से वो अपना स्टेक नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि डेट कन्वर्जन के बाद सरकार का हिस्सा इस कंपनी में 22.6% से बढ़कर 48.99% पर
पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जो देनदारी है इस कंपनी की तरफ अभी भी बनती है और इस कंपनी के ऊपर भारी मात्रा में अभी भी देनदारी मौजूद है। साथ ही सवाल इस चीज़ को लेकर भी आ रहे थे कि क्या बीएसएनएल के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा, तो इस पर टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के साथ इस कंपनी की मर्जर की कोई योजना नहीं है। 23 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर ₹7.68 तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1/4% ऊपर ₹7.99 के स्तर पर देखने को मिली। रकम जुटाने की खबर से इस हफ्ते बायोकॉन का शेयर फिसलता हुआ नजर आया। दरअसल इस कंपनी के बोर्ड ने 4,500 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। ये रकम शेयर जारी कर या फिर एनसीडीज या फिर अन्य तरीके से जुटाई जाएगी। इस खबर के आने के बाद शेयर में प्रेशर देखने को मिला। 24 अप्रैल को बायोकॉन के शेयर ने 335 रुपए का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 3% नीचे 325 रुपए 75 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस को इरिडा से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इरिडा की कृष्णन रामचंद्रन को पद पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। 1 मई से 5 साल के लिए कंपनी के सीईओ एंड एमडी की दोबारा नियुक्ति के लिए इरिडा से मंजूरी आ गई, जिसको लेकर शेयर उत्साहित भी दिखा। 24 अप्रैल को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के शेयर में 4.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ₹87.63 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सामी होटल्स ने इस हफ्ते जीआईसी के साथ एक पार्टनरशिप की, जिसके बाद शेयर में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। दरअसल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए जीआईसी के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। जीआईसी की ओर से इस कंपनी की 3 सब्सिडरी कंपनियों में 35% हिस्सा 750 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में खरीदा जाएगा, जिसमें कोर्टयार्ड एंड फेयरफील्ड, हयात रिजेंसी, पुणे एंड ट्रिनिटी होटल के नाम शामिल है। 603 करोड़ रुपए की जो रकम है वो कर्ज भुगतान और उसके साथ साथ छोटी रकम डील के खर्चों पर इस्तेमाल की जाएगी और अगले 2 साल में 149 करोड़ रुपए की रकम क्षमता विस्तार यानी कि केपेक्स के ऊपर भी खर्च की जाएगी। 24 अप्रैल को सामी होटल्स के शेयर में 10% से ज़्यादा के उछाल के साथ ₹192.20 पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर ₹196.90 तक भी उछल गया था। अधिग्रहण की खबर से देवयानी इंटरनेशनल के शेयर में इस हफ्ते काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। इस कंपनी ने घोषणा की है कि स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी का 80.72% हिस्सा इस कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा, जो कि 419.6 करोड़ रुपए की रकम में तय हुआ है। स्काई गेट के पास आपको बता दें कि बिरयानी बाय किलो, गोयला बटर चिकन नाम जैसे जो ब्रांड हैं वो मौजूद है। इस खबर के आने के बाद 24 अप्रैल को देवयानी इंटरनेशनल का शेयर ₹174.65 तक फिसल गया था, पर कारोबार का अंत अच्छी खासी रिकवरी के साथ 2% ऊपर ₹179.10 के स्तर पर देखने को मिला। बीएचईएल ने आग लगने के हादसे पर इस हफ्ते एक स्टेटमेंट जारी किया। दरअसल भोपाल इकाई में आग लगने के हादसे पर इस कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया, जिसके मुताबिक भोपाल इकाई में मामूली आग लगने की घटना सामने आती हुई दिखी है और इस हादसे में कंपनी ने बताया कि किसी के भी घायल या फिर हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। 25 अप्रैल को बीएचईएल के शेयर में खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में इंटरडे हाई लग गया और कारोबार की क्लोजिंग अच्छी खासी गिरावट के साथ देखने को मिली। रिन्यूएबल एनर्जी पर बीपीसीएल काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ा रही है। दरअसल इस कंपनी ने जीपीएस रिन्यूएबल्स के साथ मिलकर एक जेवी कंपनी का गठन किया है और देश भर में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए कंपनी की ओर से ये एग्रीमेंट किया गया है। इस खबर के चलते 25 अप्रैल को बीपीसीएल के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। वारी एनर्जीज का शेयर शुक्रवार 25 अप्रैल को फोकस में रहा। लॉक इन खुलने के चलते हमने देखा शेयर में गिरावट देखने को मिली। 25 अप्रैल को शेयर धारकों का 6 महीने का जो लॉक इन है वो खुलता हुआ नजर आया, जिसके बाद 15 करोड़ शेयर जो कि कंपनी के 53% हिस्से के बराबर हैं, ये शेयर ट्रेडिंग के लिए बाजार में आते हुए नजर आए। 28 अक्टूबर 2024 को 70% प्रीमियम के साथ इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी और जैसे ही लॉक इन खुला उसके बाद शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर में ₹2590.20 तक लुढ़कने के बाद करीब 5% की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो है एचयूएल को लेकर। एचयूएल और होनासा के बीच में इस हफ्ते विवाद सुलझता हुआ दिखा है, जो कि विज्ञापन को लेकर था। एचयूएल ने माना है कि लेक्वे सनस्क्रीन कैंपेन में बदलाव किया जाएगा और उसमें ऑनलाइन बेस्ट सेलर के बजाय सम सेलर नाम का जो वर्ड है उससे उसको रिप्लेस किया जाएगा। विज्ञापन में प्रोडक्ट के दिखाए गए कलर को भी बदलने पर कंपनी ने सहमति दे दी है और होनासा को लेक्मे को बदनाम करने वाली सभी पोस्ट हटाने का निर्देश भी जारी किया गया है। होनासा एचयूएल में आसपास में लगी फिजिकल होर्डिंग्स हटाने पर भी सहमति बन गई है।
21 अप्रैल को एचयूएल का शेयर करीब 1% और होनासा कंज्यूमर का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद होता हुआ दिखा था। 22 अप्रैल को खबर थी कि अपराइजिंग साइंस की 90.5% हिस्सेदारी खरीद की प्रक्रिया को इस कंपनी की ओर से पूरा कर लिया गया है। 2706.44 करोड़ में ये सौदा दोनों कंपनियों के बीच में तय होता हुआ नजर आया था। 22 अप्रैल को एचयूएल के शेयर में करीब 2.25% की मजबूती के साथ 2403 रुपये पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर है, जो कि इस हफ्ते 100 रुपये के स्तर के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आया। दरअसल पहली खबर ये थी कि ब्लू स्मार्ट को खरीदने के लिए एवरसोर्स कैपिटल की बातचीत जारी है। करीब 850 करोड़ रुपए में यह सौदा हो सकता है ब्लू स्मार्ट की खरीद को लेकर। ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स को हटने के लिए कहा जा सकता है, जिनमें अनमोल जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के नाम शामिल है। साथ ही खबर यह भी थी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंपनी को लेकर जांच शुरू कर दी है। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग्स और खातों की जांच होती हुई नजर आएगी। जब यह खबर आई तो 21 अप्रैल को जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 110 रुपये 71 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 22 अप्रैल को खबर थी कि एवरसोर्स कैपिटल ने ब्लू स्मार्ट का ऑफर 850 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया है और प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई। फेमा नियमों के उल्लंघन के चलते ईडी की ओर से यह जांच शुरू की गई है, जिसके बाद 22 अप्रैल को जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 105 रुपये 17 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 23 अप्रैल को खबर थी कि पीएफसी ने कंपनी को दिए लोन पर पहली बार बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 2023 में ईवी लीजिंग के लिए दिए गए 352 करोड़ में से 307 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी बाकी है और इस स्थिति से निपटने के लिए विकल्पों की तलाश की जा रही है पीएफसी की ओर से। 23 अप्रैल को जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 99 रुपये 91 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ, यानी कि शेयर 100 रुपये के भाव के भी नीचे फिसल गया था। 25 अप्रैल को खबर थी कि ईडी ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की है और ईडी ने प्रमोटर पुनीत जग्गी को फेमा नियमों के तहत गिरफ्तार भी कर लिया है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के से तार जुड़े होने के चलते इनकी जो गिरफ्तारी है वो होती हुई नजर आई। 25 अप्रैल को जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 90 रुपये 16 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। इस हफ्ते सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग का शेयर भी फोकस में रहा और उनके अधिकारियों के ऊपर इस हफ्ते कार्रवाई होती हुई दिखी है। ईडी की कार्रवाई हुई है सीएमडी आलोक कुमार और जॉइंट एमडी शशांक अग्रवाल, जिनके घर पर छापेमारी होती हुई नजर आई। कंपनी के ठिकानों के ऊपर कोई भी जांच नहीं हुई है, ऐसा कंपनी की ओर से सफाई निकल के सामने आई और ईडी की जांच से कंपनी के कामकाज पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होता हुआ नजर आएगा, ये भी कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा। इस खबर के चलते 21 अप्रैल को सालासर टेक्नो का शेयर 9 रुपये 25 पैसे तक टूट गया था, लेकिन क्लोजिंग मामूली सी गिरावट के साथ 9 रुपये 64 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। एमटीएनएल ने लोन पर डिफॉल्ट किया, लेकिन उसके बावजूद एमटीएनएल के शेयर में इस हफ्ते एक्शन देखने को मिला। 31 मार्च तक आपको बता दें 8,346 करोड़ के लोन भुगतान पर इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया। कई बैंकों के नाम शामिल है जिसके लोन पर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है और इस डिफॉल्ट की राशि में एक तो मूल यानी कि प्रिंसिपल और अगस्त 2024 से फरवरी 2025 तक का जो ब्याज वो वाला रकम भी शामिल है। फरवरी अंत तक 8,277 करोड़ रुपए की लोन डिफॉल्ट की राशि थी, यानी कि उस हिसाब से देखें तो 31 मार्च तक लोन डिफॉल्ट की जो रकम है उसमें 69 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 21 अप्रैल को एमटीएनएल के शेयर में दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई और करीब 2% ऊपर 44 रुपये 59 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। इंडसइंड बैंक का शेयर इस हफ्ते खबरों के चलते फोकस में रहा। हर दिन खबर थी। 18 अप्रैल को खबर थी कि संतोष कुमार को डेप्यूटी सीएफओ नियुक्त किया गया है और 17 अप्रैल से अरुण खुराना को सीएफओ के अतिरिक्त पदभार से रिलीव कर दिया गया है। 21 अप्रैल को जब बाजार खुला तो इंडसइंड बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ 826 रुपये 95 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 22 अप्रैल को खबर थी कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार के ऑडिट के लिए इस बैंक ने ईवाई को नियुक्त किया है। ब्याज आय में 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के लिए इनका जो ऑडिट है वो होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए ईवाई को नियुक्त किया गया है। Q3 FY25 तक आपको बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार की 32,564 करोड़ रुपए की लोन बुक है। 22 अप्रैल को इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 5% की गिरावट हुई और शेयर निफ्टी का टॉप लूजर था। 23 अप्रैल को खबर थी कि माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में गड़बड़ियों पर एक्सचेंज को सफाई दी है इस बैंक ने और बैंक ने कहा कि ईवाई की नियुक्ति फॉरेंसिक ऑडिट के लिए नहीं की गई है, बल्कि ईवाई को बैंक के इंटरनल ऑडिट विभाग की मदद के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक के कुछ रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने के लिए ईवाई की नियुक्ति की गई है। 23 अप्रैल को इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब
0.1% की बढ़त के साथ 793 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 24 अप्रैल को खबर थी कि बैंक ने नए माइक्रो फाइनेंस ग्राहक जोड़ना बंद कर दिए हैं। जनवरी से ये फैसला लिया गया है और आरबीआई की ओर से मिले फीडबैक के बाद ग्राहक ना जोड़ने का फैसला लिया गया है। फैसला लेने के बाद इस बैंक के जो सीओओ और हेड ऑफ मेंबर सर्विसेज विकास मुट्टू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। 24 अप्रैल को इंडसइंड बैंक के शेयर में 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ 819 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे हाई 837 रुपये 50 पैसे का था। 24 अप्रैल को खबर थी कि नए माइक्रोफाइनेंस ग्राहक ना जोड़ने की रिपोर्ट पर बैंक ने खंडन कर दिया है। जनवरी से नए माइक्रोफाइनेंस ग्राहक ना जोड़ने की रिपोर्ट सामने आई थी और आरबीआई की ओर से ग्राहक ना जोड़ने को लेकर कोई अपडेट बैंक के पास नहीं आया है और इनके जो अधिकारी ने इस्तीफा दिया है उसका भी सिरे से बैंक ने खंडन कर दिया। 25 अप्रैल को इंडसइंड बैंक का शेयर 807 रुपये 35 पैसे तक लुढ़क गया था, पर कारोबार का अंत निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ हुआ। स्पंदन स्फूर्ति के एमडी एंड सीईओ के इस्तीफे के बावजूद इस हफ्ते शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। दरअसल शलभ सक्सेना ने एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। आशीष कुमार दमानी को अंतरिम सीईओ का पदभार दिया गया है, जो कि फिलहाल प्रेसिडेंट एंड सीएफओ के पद पर मौजूद हैं। 24 अप्रैल को स्पंदन स्फूर्ति के शेयर में 297 रुपये 31 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 4% ऊपर 317 रुपये 8 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक पर सरकार बढ़ाने जा रही है जांच का दायरा। दरअसल कंपनी को सरकार की और अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। मोटर वाहन नियमों का पालन ना करने के चलते इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कंपनी को चौथा लेटर जारी करने का भी मन बना लिया है। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के शोरूम चलाने के चलते इस कंपनी को लेटर जारी किया जाएगा और साथ ही साथ एमएचएआई ने 4 एजेंसियों को कंपनी के खिलाफ मिली शिकायतों को परखने के लिए भी कहा है। 24 अप्रैल को जब ये खबरें आई तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 54 रुपये 44 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.4% नीचे 52 रुपये 43 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप अपडेट में, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ स्टार्टअप अपडेट में, जो कि एथर एनर्जी के आईपीओ को लेकर है। इस कंपनी का आईपीओ 28 से 30 अप्रैल तक खुलता हुआ दिखेगा और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 304 से 321 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए 2,981 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। 2,626 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और ओएफएस के जरिए 1.11 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। ऑफर साइज 3,100 करोड़ रुपए से घटाकर 2,626 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ वैल्यूएशन को भी घटाकर 12,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगली खबर यूज कार सेलर कार्स 24 को लेकर है, जिसने पॉपुलर ऑटो फोरम का अधिग्रहण किया है। इस कंपनी ने ऑटो फोरम टीम बीएचपी का अधिग्रहण किया है। दोनों कंपनियों ने डील की रकम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इस डील के बाद टीम बीएचपी स्वतंत्र रूप से कार्यकाज करती रहेगी। डील से टीम बीएचपी का प्लेटफॉर्म और यूजर्स के अनुभव को सुधारने की इस कंपनी की मंशा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और चलते चलते एक अहम बात, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ये तो आपको बताना ही है। अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस की ब्रोकिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।